तो यहाँ पर चैप्टर 1 है और ये है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इसमें 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं बोर्ड परीक्षा में अक्सर आते हैं, उन्हीं प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले 1 अंक के प्रश्न देखते हैं। यहाँ प्रश्न 1 है, निषेचन क्रिया है। अब इसमें से जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार है यहाँ पर एक नरयुग्मक का अंडाणु से संयोजन। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, आवृत्तबीजियों में मादा युग्मकोद्भिद होता है। तो ये का क्या होता है? भ्रूण कोश। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 4 को देखिए, यदि पुष्पीय पादप में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या 12 होती है तब 6 गुणसूत्र उपस्थित होंगे सहायक कोशिकाओं में, क्योंकि सहायक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से वो सहायक कोशिकाएं बनती हैं, तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो यहाँ पर सहायक कोशिका है। फिर है, निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। तो ये होते हैं अध्यावरणों से। फिर अगला प्रश्न है, जब बीजांडों के बिना निषेचन के अंडाशय से फल विकसित होता है तो इस क्रिया को कहते हैं। तो इसको कहते हैं अनिषेक फलन। जब फल विकसित होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अनिषेक फलन। फिर प्रश्न है, एक बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये होता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। तो यहाँ गुरु बीजाणु लिखा हो या दीर्घ बीजाणु लिखा हो, दोनों एक ही चीज होता है। फिर प्रश्न है, पुष्पी पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं नर युग्मक पराग कण में। फिर है, निभाग पाया जाता है। तो निभाग जो है एक भाग है बीजांड में। फिर होता है भ्रूणपोषी केंद्रक होता है। तो जो भ्रूणपोषी केंद्रक होता है वो त्रिगुणित होता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, द्विनिषेचन प्रक्रिया या कह सकते हैं त्रिगुण संयोजन की खोज की थी। तो ये की थी नवाश्चिन ने। तो यहाँ पर ये सही है। फिर अगला प्रश्न देखिए, वह परागण जिसमें आनुवंशिक रूप से भिन्न परागकण व वर्तिकान परस्पर मिलते हैं कहलाता है। तो इसे कहा जाता है परनिषेचन। फिर है प्रश्न 19, अपस्थानिक बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो ये पाई जाती है सिट्रस में। अब यहाँ पर 20वां प्रश्न भी देख लेते हैं, स्पोरोपॉलिनिन किसके बहुलीकरण से बनता है? तो ये बनता है वसा एवं फिनॉल के। इस तरह से ये विकल्प वाले प्रश्न हैं, जिसमें स्टार लगा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो जो इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को अभी देख लेते हैं। बीज में भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य क्या होता है? भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना। तो खाली स्थान में भोज्य पदार्थ बनेंगे। फिर है, सेब खाली स्थान फल है। तो या तो इसको आप कूट फल लिख सकते हैं या आभासी फल लिख सकते हैं। फिर पौधों में खाली स्थान से फल का विकास होता है। तो अंडाशय से होता है। मक्का के एक बीज पत्र को खाली स्थान कहते हैं। तो ये है स्कूटेलम, इसको कहा जाता है। फिर देखिए, बीजांड में खाली स्थान से बीजांड वृंत जुड़ा होता है। ये नाभिका से जुड़ा होता है। बीज रहित फल बनाने की क्रिया को खाली स्थान कहते हैं। तो ये होता है अनिषेक जनन। तो इस तरह से इसके खाली स्थान है। अब देखिए, ये प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दीजिए, लेकिन आपको ये भी समझना है कि ये किसी भी फॉर्मेट में प्रश्न आ सकते हैं। विकल्प वाला खाली स्थान में, खाली स्थान वाला एक वाक्य में। तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि किसी भी फॉर्मेट में आए, हमसे बन जाए ये प्रश्न। तो अब देखिए, प्रश्न पुष्प के 4 चक्रों के नाम लिखिए। तो पहले होता है बाह्य दल, फिर होता है दल, फिर होता है पुंकेसर और फिर क्या होता है? स्त्रीकेसर। फिर देखिए, बीज के बाहरी आवरण का नाम लिखिए। तो ये होता है बीज चोल। फिर है, चमगादड़ के द्वारा पारगमित पुष्प का उदाहरण दीजिए। तो ये होता है कदम्ब। फिर है,
अनिषेक जनन द्वारा किस प्रकार के फल बनते हैं? तो ये बनते हैं बीज रहित फल। इसके बाद है मादा युग्मकोद्भिद का विकास किस कोशिका से होता है? तो ये होता है क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा। फिर है मादा युग्मकोद्भिद का अन्य नाम क्या है? ये होता है भ्रूण कोश। अब देखिए पुष्पी पादपों में भ्रूण कोश की सूत्र गुणिता क्या होती है? तो ये त्रिगुणित होता है। फिर है कूट या आभासी फलों के दो उदाहरण दीजिए। तो ये सेब है, कटहल है। इस तरह से एक एक अंक के प्रश्न हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 अंक के प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ देखिए वायु परागित पुष्पों के लक्षण बताइए। तो जो वायु कर परागित पुष्प होते हैं जनरली सफ़ेद रंग के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं तथा पराग कण अधिक संख्या में बनते हैं। फिर प्रश्न 2 है अनुन्मूलीय पुष्प किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए एवं महत्व लिखिए। तो यहाँ पर उदाहरण भर समझ लेते हैं। ऐसे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते हैं वे अनुन्मूलीय पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण है यहाँ पर कोमेलाइना। अब देखिए आप मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास से क्या समझते हैं? तो देखिए बीजांड में जब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है। 2 चीज़ें समझना, एक अर्धसूत्री और ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो उसमें से 4 गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाएं बनती हैं। इनमें से ऊपर की 3 गुरु बीजाणु कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। जो शेष एक बचती है सबसे नीचे गुरु बीजाणु, वो कार्यशील रहता है। यही कार्यशील गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का विकास करता है। इस तरह से आपको इसको लिखना है। अब प्रश्न है एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो देखिए नर युग्मकोद्भिद का विकास पुंकेसर के परागकोश में परागकण के रूप में होता है तथा मादा युग्मकोद्भिद का विकास स्त्री केसर के अंडाशय में बीजांड के अंदर भ्रूण कोश के रूप में होता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर ये परागकणों के रूप में और यहाँ भ्रूण कोश के रूप में इनका विकास होता है। तो ये पूरा डिटेल आपको लिखना होगा। फिर इसका अगला प्रश्न देखिए विपुंसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का उपयोग करता है? तो यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है, ये समझ लीजिए कि मान लीजिए ये पुष्प है और यहाँ पर इस तरह से ये पुष्प का मैं भाग बना रहा हूँ। यहाँ पर ये जो है मादा है और ये क्या है इस साइड जो इसमें लगे रहते हैं ये पुंकेसर हैं, माने ये नर है। तो पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका से पराग कोश के निष्कासन को विपुंसन कहा जाता है। अब देखते हैं इसके फूटने के पहले इनको काट करके अलग कर दें। इनको हम क्या कर दें? काट करके अलग कर दें। तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? विपुंसन। तो जिसमें हम पराग कोश को काट करके अलग कर देते हैं उसके फूटने के पहले, तो इस क्रिया को विपुंसन कहा जाता है। इससे क्या होता है? इससे वर्तिकान को अवांछित परागों से बचाया जा सकता है। तो यदि यहाँ पर हम परागण करना चाहते हैं, इस वर्तिकान को बचाना चाहते हैं कि जो फालतू के वर्तिका वो हैं परागकण हैं इसमें प्रवेश न करें, इसके लिए इसको काट के अलग किया जाता है और जो अच्छे परागकण होते हैं उसमें इसमें डाल दिया जाता है। तो यह तकनीक बढ़िया किस्म के पादप प्राप्त करने के लिए की जाती है। व्यापक रूप से व्यापारिक पादप पुष्प उत्पादन के लिए लोगों द्वारा यह तकनीक अपनाई जा रही है। अब देखिए अगला प्रश्न है बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण या थैली लगाना तकनीकी क्या है? पादप जनन कार्यक्रम में यह किस प्रकार उपयोगी है? तो जैसे आपने विपुंसन पढ़ लिया है कि मान लीजिए मेरे पास ये पुष्प है कोई और पुष्प में ये वाला भाग जो है मादा वाला है और इधर जो होते हैं ये नर वाले होते हैं।
तो सबसे पहले तो ये नर वाले भाग को अलग कर देते हैं। अब इसके मादा वाले भाग के ऊपर हम थैली लगा देते हैं कि दूसरे पराग कण इसमें प्रवेश न करें, जो हम अपनी इच्छा से चाहते हैं उस तरह से। तो इस तरह से इसमें थैली लगाना, बोरा लगाना क्या कहलाता है? बैगिंग या बोरा वस्त्राकरण कहलाता है। तो अपनी भाषा में इसको आप लिख सकते हैं। तो देखिए, बैगिंग की प्रक्रिया में मादा जनक के रूप में लिए गए पुष्प को विपुंसन के बाद, अब पहले विपुंसन कर देंगे, उसके बाद मादा जनक के ऊपर क्या लगा देंगे? बटर पेपर से बनी एक थैली द्वारा बांध दिया जाता है। यह थैली ग्राह्य वर्तिकाग्र को किसी अवांछित परागकण के परागित नहीं होने देती है। ये परागण की क्रिया को रोक देती है। वर्तिकान को वांछित परागण से परागित करने के बाद थैली पुनः बांध दी जाती है ताकि अन्य कोई परागकण यहाँ न पहुँच सके। तो बैगिंग चयनित पादप प्रजनन कार्यक्रम की सफलता हेतु आवश्यक है ताकि केवल वांछित संकरण उत्पाद ही प्राप्त हो सके। तो जैसा हम पुष्प चाहते हैं, जैसा परागण चाहते हैं, उस वैसा परागण हम इस विधि से करा सकते हैं। अब यहाँ अगला प्रश्न है जो द्विनिषेचन का प्रश्न है, और 3 अंकों का है। द्विनिषेचन किसे कहते हैं? महत्व लिखिए। 2 अंक में भी आ सकता है, क्योंकि जो बड़े प्रश्न हैं वो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रायः सभी आवृतबीजीय पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया पाई जाती है। इसकी खोज की थी S.G. नवाश्चिन तथा ग्रिगनार्ड ने लिलियम ने फ्रिटिलेरिया नामक पौधे में की थी। तो इस तरह से इसको हटा देते हैं। ये पौधे का नाम भर याद रख लिए। यहाँ पर फ्रिटिलेरिया। यदि इसकी खोज की बात करें तो S.G. ये नवाश्चिन, ये आपको नाम याद रखना है। अब इसमें होता क्या है? यह क्रिया संयुग्मन के पश्चात होती है। भ्रूण कोश के अंदर 2 ध्रुव केंद्रक आपस में संयुग्म होकर के द्विगुणित केंद्रक बना देते हैं, या कह सकते हैं द्वितीयक केंद्रक का निर्माण कर देते हैं। इस द्वितीयक केंद्रक 2n से एक नर केंद्रक n संयुग्मित होता है और त्रिगुणित केंद्रक बना देता है। तो इस क्रिया में 2 बार संयोजन हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। अब इसका महत्व क्या है? इस क्रिया द्वारा बने बीज और पौधे स्वस्थ होते हैं। द्विनिषेचन के फलस्वरूप त्रिगुणित गुणसूत्रों वाला प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, जिससे बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म संवर्धन या ऊतक संवर्धन से आप क्या समझते हैं? तो ये कई नाम से आता है। माइक्रो प्रोपेगेशन भी लिख देता है, सूक्ष्म संवर्धन भी लिख देता है, ऊतक संवर्धन भी लिख देता है। तो ये प्रश्न 2 अंक, 3 अंक किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। फिलहाल ये मैं 3 अंक में बता रहा हूँ। तो यह विधि ऊतक तथा कोशिका संवर्धन तकनीकी पर आधारित है। इस विधि में ऊतक के एक छोटे से भाग को पौधे से अलग कर लेते हैं, उसे पूतिहीन दशाओं में पोषक माध्यम पर वृद्धि कराते हैं। यह ऊतक विकसित होकर कोशिकाओं के एक गुच्छे के रूप में वृद्धि करता है, जिसे कैलस कहा जाता है। इस कैलस का एक छोटा सा भाग दूसरे पोषक माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहाँ पर यह कई छोटे छोटे पौधों के रूप में विभेदित हो जाता है। इस पादप को निकालकर मृदा में लगा देते हैं। उदाहरण के लिए जो आर्किड्स है, कार्नेशंस है, गुलदाउदी है, इस तरह से जो आपको याद हो 1-2 पौधों का नाम आप इसमें से लिख सकते हैं। अब इसमें अगला प्रश्न देखिए, बहुभ्रूणता क्या है? इसका नाम ही है, भ्रूणों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो इसी को बहुभ्रूणता कहेंगे। लेकिन इसका जो हम परिभाषा बताएंगे किस तरह से है, शाब्दिक अर्थ नहीं बताना है। जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। अब इसका उदाहरण देना है तो ये नींबू जाति के जो पौधे होते हैं उसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है।
ये वाला भाग ऑप्शनल है, आप लिख सकते हैं तो लिख दें, नहीं ज़रूरी नहीं है कि बहुभ्रूणता क्यों होती है। जब बीजांड में एक से अधिक अंड हों या भ्रूण कोश हों या सभी अंड निषेचित हो जाएं, तो जाइगोट विभाजित हो जाए, तब बहुभ्रूणता की स्थिति बनती है। तो इस तरह से ये ऑप्शनल, इसको आप लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। अब यहाँ अगला प्रश्न देखिए, स्वपरागण के लिए आवश्यक 4 परिस्थितियाँ लिखिए। तो स्वपरागण के लिए क्या क्या जरूरी हैं, क्या आवश्यक शर्तें हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले है द्विलैंगिकता, मतलब कोई ऐसा पुष्प हो जो द्विलिंगी हो। तो मतलब जब नर और मादा अंग एक ही पुष्प में उपस्थित रहते हैं तो स्वपरागण की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। तो हमको पहली शर्त यही है कि जो पुष्प हो वो कैसा हो, द्विलैंगिक होना चाहिए। फिर ये है समकाल पक्वता, मतलब स्वपरागण के लिए आवश्यक है कि जो नर पुष्प है और मादा पुष्प है, या नर भाग है और मादा भाग है, वो एक ही समय पर तैयार हों। जैसे पीली कटेली में होता है कि नर और मादा के जो जननांग है एक ही साथ विकसित हो जाते हैं एक ही समय पर। फिर है सवंत पुष्पता, ये क्या है? ऐसे पुष्प परिपक्वन के बाद भी नहीं खुलते हैं, निमोलिक पुष्प कहलाते हैं। जैसे मूंगफली है आदि में इन पुष्पों में स्वपरागण अवश्य ही होता है। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बाहर से नहीं खुलते हैं, उसके अंदर ही फूल होते हैं, मादा फूल और जो है नर फूल भाग होते हैं, और वहीं उनका निषेचन होता है, तो उन्हीं के बीच स्वपरागण की संभावना बढ़ जाती है। फिर है पर परागण की असफलता, कुछ पुष्पों में सामान्यतः पर परागण ही होता है, परंतु किसी कारण पर परागण असफल हो जाए तो इनमें फिर स्वपरागण की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह से ये 4 कारण हैं जिसमें हम स्वपरागण की परिस्थितियों को पैदा कर सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न है, असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है? तो देखिए, कुछ पुष्पीय पादपों जैसे कि एस्ट्रेसिया है, घास हैं, बिना निषेचन के ही बीज पैदा कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम असंग जनन कहते हैं। मतलब बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया जो होती है पुष्पीय पादपों में, उस क्रिया को असंग जनन कहा जाता है। यदि एक संकर बीज असंग जनन से तैयार किया जाता है तो किसान प्रतिवर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उसे प्रतिवर्ष संकर बीजों को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप देखते होंगे जब का वो खेती का मौसम आता है बुआई का, तो लगातार बीज खरीदते रहते हैं क्योंकि वो बीज दोबारा कार्य में नहीं आते हैं। लेकिन यदि ये बीज असंग जनन प्रक्रिया से बनाए जाएं तो उसको लंबे समय तक किसान बार बार बो करके उत्पन्न कर सकता है। अब देखिए, जो दीर्घ उत्तरीक प्रश्न हैं बड़े नंबर के हैं उसको देखते हैं। इसमें है स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए। अब ये जैसा अंतर आए 1 नंबर का तो 1 अंतर लिखिए, 2 नंबर का है 2 अंतर, 3 नंबर का है 3, 4 का 4 अंतर। तो प्रश्न के अनुसार आपको अंतर लिखना है। तो देखिए, स्वपरागण में इसमें एक पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। इसमें एक पुष्प के परागकण अपनी ही जाति के किसी अन्य पुष्प के परिवर्तिकाग्र पर गिरते हैं। इनमें किसी साधन अथवा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें साधन अथवा माध्यम जैसे वायु, जल आदि की आवश्यकता होती है, कीट भी लिख सकते हैं। यह क्रिया केवल द्विलिंगो पुष्पों में ही संभव है। स्वपरागण के लिए द्विलिंगी पुष्प होना जरूरी है। यह क्रिया एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में होती है। इसमें जो पुष्प होता है छोटा होता है। पुष्प के लिए रंग, सुगंध तथा मकरंद की आवश्यकता नहीं होती है। इसका पुष्प बड़ा होता है। कीटों को आकर्षित करने के लिए इसका जो पुष्प है चमकीला, भड़कीला, रंगीन, सुगंधित और मकरंद युक्त होना चाहिए। अब देखिए, इसमें एक अंतर है भ्रूण कोश और यहाँ है भ्रूणपोष। इसमें क्या अंतर है? तो जो भ्रूण कोश होता है वो अगुणित रचना है और जो भ्रूणपोष है वो त्रिगुणित रचना है। यह बीजांड में पाया जाता है, यह बीजों में पाया जाता है।
इसका निर्माण निषेचन क्रिया से पूर्व हो जाता है। भ्रूण कोश का यह निषेचन क्रिया के पश्चात बनता है। इसमें भोजन संचित नहीं होता है, भ्रूण कोश में भोजन संचित होता है। इसमें प्रतिमुख कोशिकाएं, अंड कोशा, सहायक कोशिकाएं तथा मध्य में दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। भ्रूण कोश में प्राथमिक कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, अंड कोशिका, सहायक कोशिका इत्यादि नहीं होती हैं। सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, लघु बीजाणुधानी अथवा गुरु बीजाणुधानी। धानी न लिखा हो तो लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु भी लिख सकता है। इसके बीच हमको अंतर लिखना है। तो देखिए लघु बीजाणु और यहाँ है गुरु बीजाणु। तो इसमें पराग कोशों में परागपुट के विकास के समय लघु बीजाणु मात्र कोशिका से बनती हैं, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। इसमें देखिए इस प्रक्रिया में बीजांड के गुरु बीजाणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होकर के 4 गुणु बीजाणु बनते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा, परागपुट में अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं। प्रत्येक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणु बनते हैं। इस प्रकार इनकी संख्या अधिक होती है। एक बीजांड में केवल एक ही गुरु बीजाणु कोशिका होती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से केवल 4 ही गुरु बीजाणु बनते हैं। इसमें लघु बीजाणु कार्यशील होते हैं। इसमें 3 निष्क्रिय तथा केवल एक कार्यशील ही लघु बीजाणु बचता है। कार्यशील गुरु बीजाणु बीजांड द्वार से दूरस्थ वाला होता है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, एक प्रारूपी आवृत्तबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए यहाँ पर हमको बीजांड की संरचना समझाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बीजांड का चित्र भी देख लेते हैं। इस तरह से आपको चित्र बनाना है। तो चित्र की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बीजांड की संरचना आता है, इनका नामकरण भी करना है। तो देखिए सबसे पहले बीजांड अंडाशय की दीवार से बीजांड वृंत द्वारा जुड़ा होता है। तो इस चित्र को देखेंगे तो इसी से बनाना है। ये जो है अंडाशय की दीवार से ये वृंत माने डंठल से जुड़ा होता है, जिसको ये फिनिकलस या बीजांड वृंत कहते हैं। इसका आप हिंदी बीजांड वृंत भी लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए, बीजांड वृंत जिस स्थान पर बीजांड के शरीर से जुड़ा रहता है वह स्थान नाभिका कहलाता है, हाइलम कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए जिस स्थान से ये जुड़ा है, ये पूरा डंठल जिस स्थान से जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम या नाभिका बोलते हैं। आगे चलते हैं, बीजांड का मुख्य भाग बीजांड काय न्यूक्लियस कहलाता है। तो यहाँ पर बीजांड का जो मुख्य भाग होता है ये पूरा ये मुख्य भाग कहलाता है। इस भाग को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये पूरा का पूरा क्या कहलाया, न्यूक्लियस कहला गया। इसके बाद आगे देखिए न्यूक्लियस। अब यहाँ पर अध्यावरण इंटिंगुमेंट्स हैं। बीजांड काय को पूर्णतः नहीं ढकते बल्कि कुछ भाग खुला ही रह जाता है। इस स्थान को बीजांड द्वार या माइक्रोपॉल कहते हैं। तो जो देखिए यहाँ पर 2-3 आवरण बने हुए हैं ना, इस तरह से आवरण बने होते हैं। इस तरह से ये अध्यावरण ये कहला गए, इंटेगुमेंट्स या इनको अध्यावरण कहते हैं। इसका ये वाला भाग खुला होता है जिसको ये माइक्रोपाइल या इसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार। बीजांड काय का आधारी भाग निभाग कहलाता है। तो यहाँ पर जो ये मोटा भाग होता है ये वाला भाग, ये इसका क्या कहला है, निभाग, चालजा इंड कहलाता है। फिर निभागी छोर पर भ्रूण कोश में 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं एंटीपोडल्स होती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें 3 ये कोशिकाएं यहाँ पर ये किनारे बनी हुई हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। बीच में द्वितीयक केंद्रक होता है। तो यहाँ पर ये इसका जो भाग बना है ये द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। तो यदि केवल नामांकित चित्र है तो नामांकित चित्र बनाना है, लेकिन संरचना का वर्णन भी करना हो तो आपको चित्र बना के उसका वर्णन भी करना होगा।